नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज से हम करवाने वाले हैं ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 2021-22 का क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी सेट हैं, सबका करवाया जाएगा। तो आज ये हमारा डे 1 है, इसमें आज ये पहला क्लास है। इसके बाद डेली जो है प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि 48:b समानुपाते b/75 है और b इज ग्रेटर देन 0, तो b का मान ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन में ये दे रखा है। तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है, ये तृतीय अनुपात वाला क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक और दो अनुपात, एक अनुपात ये हो गया b और एक अनुपात ये है, तो ये तृतीय अनुपात वाला क्वेश्चन है। और अगर आपने कभी भी तृतीय अनुपात वाला क्वेश्चन किया होगा तो उसका फार्मूला ये होता है b² = AC। ये फार्मूला होता है। इससे भी आप लगा सकते हैं, या फिर समानुपात वाला आप लोग पढ़े भी होंगे कि इसे समानुपात दिया है 48:b समानुपाते b/75 है। आप इस पे भी रखेंगे आ जाएगा, और इस फार्मूले पे भी डायरेक्ट रखेंगे तो आ जाएगा। खैर अभी यहाँ पे 4 अनुपात हमारे पास दिया है तो हम इसी का यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते, इसका सीधे सीधे यूज करते अगर तृतीय अनुपाती हमसे बोला होता। तो अब देखिए फिर वही चीज आएगा यहाँ पे, b² बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर 48 गुणे में 75। ठीक है, तो फिर b² बराबर 48 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 3, और गुणे इसको तोड़ेंगे जो 25×3=75। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको अभी वर्गमूल निकालना है। अब देखिए ये 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, और 3 3 है तो इसका वर्गमूल करेंगे 3 ही आएगा, और 5 25 होता है। तो b बराबर कुल मिला के कितना आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5। तो मेरे भाई यहाँ पे b बराबर आ गया है 4 5 20 3 60। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखिए सही है? ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला सवाल जो है, एक दुकानदार को पता चलता है कि वह एक किस्म के चावल को 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह अन्य किस्म के चावल को 72 रुपया प्रति किलोग्राम दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखिए, आप सोचेंगे ये क्वेश्चन कितना लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, ऐसा ही नहीं कोई फर्जी क्वेश्चन है। ये देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूँ मैं, ये 6/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग जाके मिला सकते हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं और आगे बताएंगे आज के क्लास में, ये सब 6 अक्टूबर 2022 का पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो अगर आपने प्रतिशत वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। अगर नहीं पढ़े तो हम जैसे पढ़ाए हैं, अपना क्लास है वहाँ पे लोग, आप लोग जाके हमारे चैनल को चेक करके वहाँ पे देख लीजिए कैसे लगाया जाता है प्रतिशत का सवाल। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे दिया है 20% की हानि होती है। तो जब भी अगर हमें 20% की हानि बोलेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे 80%। ठीक है, 80%, 80% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 20×4 80 और 20×25 100 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हानि हो रही है 20% की, तो 20% हानि मतलब 4। ये 4 किसके बराबर यहाँ पे दिया गया है, 50 के बराबर। तो कितना गुना है ये इसका, 12.5 गुना है। ठीक, 12.5 गुना है 50। ठीक, तो अब इसका सही सही दाम कितना होगा, इसका हम क्या करेंगे, 12.5 गुना, तो बराबर कितना आ जाएगा, लगभग 12×25 60 होता है, तो आ जाएगा कितना, 62.5 रुपया प्रति किलोग्राम।
मतलब अगर कोई चावल 62.5 रुपया प्रति किलोग्राम है और उसे हम 50 के रेट से बेचेंगे तो हमें 20% की हानि होगी, इसके कहने का मतलब यही है। और फिर अगला हमको दे रखा है कि 72 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से जब बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो अगर 20% का लाभ हो रहा है तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 120/100, या फिर इसे हम लोग 6/5 भी लिख सकते हैं। अब देखिए लाभ वाला जो है ये ऊपर है, तो 6 नहीं कितना रुपया, 72 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचता है तो 72 कर देंगे। इसका कितना गुना है ये, 12 गुना। तो इसका सही सही रेट कितना होगा, इसका 12 गुना कर दीजिए तो 12×5 = 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो चावल 60 रुपया प्रति किलोग्राम है, अगर इसे हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये कितने में बिकेगा, 72 रुपया प्रति किलोग्राम। और जो 62.5 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल है, अगर इसे हम 20% के हानि पर बेचेंगे तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। ये तो ठीक ठीक चीज दिया है। अब हमें क्या दे दिया है कि यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद बेचता है तो मिश्रण को 64 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए पहले तो हम इसका एक्चुअल रेट निकालेंगे कि जब हम इसे 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तब इसका एक्चुअल रेट कितना होगा। तो मेरे भाई अगर हम मान लीजिए, अब देखिए पहला वाला दिया है 3, तो इसको मान लीजिए 3 किलोग्राम है, तो 62 की दाम से अगर हम 3 किलोग्राम बेचेंगे तो ये कितना आएगा, इसका टोटल रेट 3×5 = 15, 3×2 = 6, 6×1 = 7 और 3×6 = 18। तो कितना आ जाएगा, 187.5 रुपया आएगा अगर हम 62.5 किलोग्राम से 3 वाला बेचेंगे। और दूसरा वाला अनुपात 2 का दिया है तो इसको हम ले लेंगे 2 किलो मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका दाम, 120 रुपया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, टोटल टोटल कर लीजिए, 187.5 और 120, तो ये 0.5 और 7 और 8 2 10, 1 1 2 1 3, लगभग कितना आएगा, 307 रुपया आएगा अगर हम 3:2 के अनुपात में इसे मिलाएंगे। तो एक्चुअल रेट ये कितना आया है, एक्चुअल में इतना ही आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, उसे जब हम 64 के दाम पे बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा। तो अब देखिए टोटल कितना किलो लिए हैं, 3 किलो यहाँ पे, 2 किलो यहाँ पे, 5 किलो। तो 64 के हिसाब से 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 छक 30, 2 32, कितना आएगा, 320 रुपया। और यहाँ पे कितना आया था एक्चुअल में, 307 रुपया। मतलब कितने का लाभ हुआ, तो इसी में से घटा दीजिए, 307.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 7 गए 2, यहाँ बचा 1, यहाँ 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 12.5 रुपया। तो अब कुछ नहीं, कितने का हमें लाभ हो रहा है ये हमें अगर फाइंड करना है तो बस 12.5 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 307.5 रुपये पे गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे फाइंड करना था। क्वेश्चन भाई लंबा है तो लगाने में भी थोड़ा समय लगेगा, और लगाने में जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा हमें समझाने में लग रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो बहुत जल्दी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट में हो भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4.1%। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग इसे हल कर लीजिएगा चाहे कैलकुलेटर में चाहे जहाँ पे। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला सवाल जो है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया है इतना। ठीक, तो ठीक है, अब इसे चलिए हल करते हैं। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 814 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आयतन बराबर 814। ठीक, यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है तो बेलन की त्रिज्या अगर हम मान लेते हैं r है और ऊंचाई h, तो r बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि किसी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 814। ठीक,
तो पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7, हम ये रख लेंगे। अब देखिए इसमें हमको हाइट ज्ञात करना है, ठीक, हाइट ज्ञात करना है तो हम आर की जगह एच ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर बराबर एच है। तो ये कितना हो जाएगा, h² इंटू एच बराबर 814। अब इसे भाग करेंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 11 दूना में 22, 11 11 सत्ते 77, 11 चौक 44, फिर काटेंगे तो 2 3 6, 2 सत्ते 14, और h³ बराबर क्या हो जाएगा, 7 का यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, फिर तो 7 सत्ते 49, 7 त्रिक 21, 4 25। तो कुल मिला के h बराबर जो आएगा ये घनमूल में आ जाएगा यहाँ पे 259। तो मेरे भाई आंसर यहाँ पे हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये घनमूल में ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर √ घनमूल 259, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेंसुरेशन पूरी तरह से मतलब आप अगर आपको मेंसुरेशन नहीं आता है, मतलब बेलन, शंकु, त्रिभुज, आयतन, घन, घनाभ, ये सब अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे आप हमको पर्सनली बता सकते हैं कि हमको सर ये वाला टॉपिक नहीं आता है, बढ़िया से उसको करा दीजिए, तो हम बिल्कुल उसका एक पूरा पूरा चैप्टर बेसिक से उसको पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग इस पे कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको आता है या नहीं आता है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है, जब 2 की घात -7 गुणे 3 की घात n प्लस 2 की घात 3n + 4 इजकल टू 2 की घात 11 भागे 2 की घात 5 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करना है आपको, यहाँ पे इसको पहले हम सिंपल लिखेंगे, क्या दिया है, 2 की घात -7 गुणे 2 की घात 3n। अब देखिए यहाँ पे 3n + 4 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे 2 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर दिया है 2 की घात 11 बटा में 2 की घात 5। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात -7 है, 2 की घात यहाँ पे 4 है, तो 4 में से -7 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 की घात -3, और गुणे यहाँ पे बच जाएगा 2 की घात 3n बराबर, और यहाँ पे 2 की घात ऊपर 11 है, नीचे 2 की घात 5 है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो घट के कितना बचेगा, 2 की घात 6। अब देखिए ये जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा भाग इसका, तो बचेगा हमारे पास 2 की घात 3n बराबर 2 की घात 6, और ये यहाँ आएगा बटे में 2 की घात -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात -3। तो जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे अभी तो हो जाएगा 2 की घात 9, तो 2 की घात 3n बराबर ये हो जाएगा पूरा पूरा 2 की घात 9। तो अब देखिए आधार बराबर है तो घात बराबर हो जाएगी, इसलिए 3n बराबर 9। तो n बराबर कितना आएगा, 9/3, तो 3 त्रिक का 9, इसका मतलब n बराबर हमारे पास जो आ चुका है कितना आया है, n बराबर 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। तो इस सवाल को आपको ऐसे फटाफट करना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराने की दुकान में हुई आय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए ये ग्राफ मतलब पाई चार्ट ग्राफ या फिर DI से मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन जरूर आता है ग्रुप डी में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आगे दिया है, मई, जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का क्रमशः अनुपात कितना है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस इतना दिया है। यहाँ पे देखिए मई, जून, जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय, तो पहले तो इसे मई, जून और जुलाई की कुल आय आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, देखिए कितना है, मई में 35 है, जून में 35 है और जुलाई में 45।
तो 35 35 70 और 45 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 115 आ जाएगा। ठीक, फिर हमसे कह रहा है अगस्त सितंबर और अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय क्रमशः अनुपात कितना है। तो इसका हम आय पहले जोड़ लेंगे, 30 40 70 45 115। तो इसका भी आया 15 और इसी दोनों का कुल का अनुपात पूछा है, तो ये मेरे भाई कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा अनुपात, 1:1 ही आएगा अनुपात। तो ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था और बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है दिया है हमें, एक खटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हमने जो खटभुज का एक डिटेल में चैप्टर पढ़ाया, पूरा चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाया खटभुज वाला। अगर आपने खटभुज ये सब सवाल नहीं आता है पॉलीगन का तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को बताते हैं। दिया है एक खटभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी खटभुज होता है उसके अंतःकोणों का योग का जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये होता है फार्मूला। और अगर हम, ठीक है, अगर हम इसमें n से भाग दे दें तो हमें प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाता है। ठीक है, अगर आप इसे याद रखिए कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर इसी में हम उसके भुजाओं की संख्या से भाग कर दें तो हमें प्रत्येक अंतःकोण की माप मिल जाती है। तो n बराबर, मेरे भाई देखिए सम खटभुज है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे हम चलिए रख कर देखते हैं, तो हो जाएगा 6 - 2 गुणे 180 बटा में 6, और 6 से इसे काट दीजिए, 6×3 18, और इसे जाएगा तो यहाँ पे 6 - 4 कितना बचेगा, 2। तो कुल आएगा कितना, 2 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 60। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हम जो है यहाँ 4 मतलब 2 की जगह 4 रख दिए, इसीलिए इसका आंसर भी गलत आ रहा था। तो इसको हम मिटा देते हैं और फिर से इसे करते हैं। ये तो सही है पूरा पूरा, बस यहाँ पे हमको क्या लिखना था, 2, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणे 30 बराबर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका वैल्यू रखने में जो है मिस्टेक कर दिए थे। बाकी ये फार्मूला आप लोग याद करके रखिए, ये फार्मूला बहुत ही काम का होता है। अगर आपसे किसी भी मतलब कोई भी खटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज, नवभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके अगर अंतःकोणों का योग आपसे पूछे तो कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर बाह्य कोण का योग पूछे तो कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर आपसे प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो वही इसी में n से भाग कर दीजिए, और बाह्य कोण का भी अगर प्रत्येक अंतःकोण पूछे तो आप ये योग में क्या करिए, n से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो है, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 2 है। इस परिस्थिति में संबंधित द्विघात, देखिए यहाँ पे इसको द्विघात कर लीजिए, द्विघात समीकरण और संख्या का चयन कीजिए। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम भी करते हैं। हमें दे रखा है एक संख्या और इसके व्युत्क्रम। तो कोई संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। और हमसे ये कह रहा है कि इनका व्युत्क्रम का योग क्या है, 2 है। तो योग बराबर हम कर देते हैं 2। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x, और इधर ये गुणा होगा तो हो जाएगा x² + 1 = 2। तो ये अब इसका इधर तिरछा गुणा होगा तो कितना आएगा, x² + 1 = 2x, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं x² - 2x + 1 = 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, इस परिस्थिति से संबंधित द्विघात समीकरण और संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण तो यहाँ पे हमको मिल चुका है। क्या है हमारा द्विघात समीकरण, x², यही तो है हमारा द्विघात समीकरण, x² - 2x + 1, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई, हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
ठीक, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 यही दिया है सही। और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो मान -1 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो इस वाले समीकरण से मिल रहा है, इसलिए आप लोग ये वाला आंसर इजीली जो है क्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अब जो हमारा अगला सवाल दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये भी देखिए एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, और इसे आप लोग लगाइए और लगाकर कमेंट कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो दिया है 87, फिर दिया है 88, इसके बाद 80, 107, और कितना दिया है 43। तो अब देखिए यहाँ पे इनके बीच का अंतर जो है कितना है, 1 का है। इसके बीच का अंतर देखिए कितना है, 8 का है। फिर इसके बीच देखते हैं अंतर कितने का है, 27 का। और इसके बीच कितने का अंतर है, निकाल लीजिए। 7 में से 3 गए 4, और यहाँ पे कितना आएगा 10, 10 में से 4 गए 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंतर है, मतलब ठीक। यहाँ पे देखिए +1 जो बढ़ रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस है। और फिर यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो यहाँ इसको हम अगर देखें ध्यान से, तो ये क्या है मेरे भाई, 1 का क्यूब है, ठीक। और ये क्या है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये क्या है, 4 का क्यूब है। इसी तरह हमको अगर अगला लाना है, अब देखिए माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्लस इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 5 का क्यूब हम जोड़ देते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो 125 जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 8, इसके बाद 4 2 6 और 1, कितना आ जाएगा 168। तो इसी तरीके से इसको हल करना था। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 168। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिकल था, इसीलिए इसको भी हम रख लिए हैं इसमें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्ग मतलब एलसीएम उनके महत्तम समाप्त वर्ग के 14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम लगाते हैं और देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। तो सबसे पहले तो हमें दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त वर्त उसके महत्तम समाप्त वर्त के 14 गुने के बराबर है, मतलब जो एलसीएम है उसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मान लेते हैं कि इसका एचसीएफ कितना है। मान लीजिए आप एक्स है, आपको मानने में क्या जाता है। तो मान लिया हमने क्या है, इसका एचसीएफ एक्स है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आप कहेंगे इसका एलसीएम सर जी कितना हो जाएगा, 14x, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है जो एलसीएम है महत्तम समाप्त वर्त का कितना है, 14 गुना है। और हमें एक संख्या दे रखा है, इसका अभी आगे हम यूज करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। और उनके लघुत्तम मतलब एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया है, 270। इसका मतलब हमें साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है x + 14x बराबर कितना है, 270 है। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x बराबर 270। और इसे काटेंगे तो 15 एकंडन होता है 15, 15 एकंडन 15, और बचा कितना 12, 12 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो x बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 18। तो हमें अभी x का मान पता चल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना है, 18 है, और एलसीएम बराबर कितना है, 14 गुणे 18 है। इतना हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि एक संख्या 36 दिया है, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे, या अगर नहीं पता है आपको तो हम आपको बता देते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू
मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब सेकंड नंबर, ठीक है। इस तरीके से एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए अब एलसीएम कितना है, 14 गुणे 18। तो यहाँ पे इसका हम मान रख देते हैं क्या, 14 गुणे 18। एचसीएफ कितना है, 18 है, बराबर फर्स्ट नंबर एक संख्या हमको दे रखा है कितना है, 36, हम यहाँ पे रख लेते हैं। और एक संख्या हमको नहीं पता है तो हम कुछ भी मान लेते हैं, गुणे यहाँ पे आप रख दीजिए वाई मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे तो ये देखिए 18 दूना क्या हो जाएगा 36, और 2 नवा में 18, और 14 नवा कितना होता है 126। तो ये कुल मिला के हमको दूसरी संख्या कितना मिल गया है, दूसरी संख्या हमें मिल चुका है 126। तो मेरे भाई यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देखिए ग्रुप डी में अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब बढ़िया बढ़िया दिमाग लगाने वाला, ये नहीं हलवा एकदम है कि आप पहुंचे एग्जाम में और धड़ाक से एकदम मार दिए सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करके जाना है। जितना भी अभी तक आपने जितना भी एग्जाम अगर आपने इस साल दिया है, एलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, जो भी आपने एग्जाम दिया होगा, अगर उसमें आप प्रीवियस ईयर हल करके गए होंगे तो आपका अच्छा आया होगा। अगर नहीं आया है, अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है इस साल, तो आप किसी दूसरे से पूछिए जो एग्जाम दिए हों, आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया से इसका तैयार करके जाइए, और आपको इन सब का पीडीएफ जो है क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी जो है लग रहा हो हमारा ये चैप्टर कमज़ोर है, तो वहाँ पे हमसे पूछ लीजिएगा। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो अब देखिए इसका बहुत ही एक बढ़िया ट्रिक बताएंगे आप लोग, क्या होता है। अब देखिए ऐसे लिखना है बस आपको कि यहाँ पे दिया है एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक राशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 10 वर्ष में ऐसे लिखना है आपको 3 गुनी हो जाती है। हमसे यह पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो 9 गुना का मतलब क्या है, यहाँ पे 9 गुना का मतलब 3 की घात 2, ठीक है। 9 गुना हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वर्ष निकालना है। तो 10 गुणे क्या कर देंगे 2। तो देखिए कितना आ गया वर्षों की संख्या 20 साल में, ये कितना हो जाएगा 9 गुना। बस यही हमको निकालना था, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इससे बेहतरीन और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती है। तो देखिए हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। बस इसी तरीके से आपको लिखना है जितना भी दिया रहे, ठीक है। और ये सब चैप्टर जो हम बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए भी हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी बताए हैं। बस अभी चैनल छोटा है तो सबको लगता है अच्छा नहीं पढ़ाए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला सवाल दिया है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है और डी बीसी पर स्थित एक बिंदु है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने बनाया अभी एक बढ़िया सा त्रिभुज। हमने यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया है, और यहाँ पे ये कोण जो है, कोण ए को, कोण ये लाइन जो है डी सम द्विभाजित करती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये सम द्विभाजित करती है, ठीक। अब देखिए आगे हमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि स्थित एक बिंदु है एम ए सी, मतलब जो लाइन है ए सी, ये दिया है 4.2, ये वाली लाइन कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। बी डी बराबर दिया है हमें 4 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना दिया है 7। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इतना दिया है 7। तो आप लोग बता सकते हैं ये वाला कितना होगा, आप कहेंगे जी हाँ ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3। तो अब हमें ज्ञात करना है ए बी का मान, मतलब ये वाली लाइन हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल होता है, क्या, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई समद्विभाजक रेखा है तो ये वाला त्रिभुज जिस अनुपात में बनेगा
ये वाला त्रिभुज भी उसी अनुपात में बनता है। ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रख लीजिए कि अगर कोई भी त्रिभुज ऐसे है, ठीक है, और ये वाला कोण कुछ भी हो, इसे अगर कोई लाइन समद्विभाजित करती है इस कोण को, ठीक, तो ये त्रिभुज दो, मतलब ये जिस अनुपात में होगा त्रिभुज उसी अनुपात में ये वाला भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये कितना है, मतलब इन दोनों का अगर हम अनुपात बराबर करें तो 3/4.2 बराबर, इसी प्रकार से 4 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बस यही आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4×4.2/3, तो 3 से इसे काट देंगे तो 3 × 3, 3 चौक 12 और 14 चौक को 56, तो x बराबर कितना आ गया, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर हमें कितना मिल चुका है, 5.6 सेंटीमीटर। और यही हमें x किसको माने हैं, ए बी को माने हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, किसी भी त्रिभुज में अगर कोई किसी कोण को कोई लाइन समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज को, मतलब ये और दोनों त्रिभुज जो बनेंगे एक ही अनुपात में होंगे। जैसे ये 3/4.2 बराबर 4 यहाँ पे जो भी लाइन होगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजनाएं, अर्थात या तो, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखा है। एक कंडीशन क्या दिया है, एक कंडीशन देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 30% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे देगा, या फिर, ठीक है, या आप 2 खरीदेंगे तो 1 मुफ्त पाएंगे। ठीक, मतलब अगर आप किसी दुकान पे मान लीजिए कपड़ा खरीदने के लिए गए, तो वहाँ पे शर्ट रखा है, ठीक है, मान लीजिए शर्ट 100 रुपये की है, तो आपको वो 2 क्रमिक छूट देगा। एक तो कहेगा आपसे 30% इस पर डिस्काउंट है, दूसरी बार आप कहेंगे कुछ और छूट कर दिए तो 20% और छोड़ देगा। ठीक, तो इस प्रकार से उसने आपको 2 क्रमिक छूट दी। तो भाई आपको डायरेक्ट 50% का छूट नहीं दे रहा। कुछ लोग सोचेंगे भाई 30-20-50% का छूट दे दिया, लेकिन नहीं, वो 30-20-50% का छूट नहीं, तब भी उसमें उसका मुनाफा होता है। ठीक, कैसे अभी समझा रहे हैं आपको। या फिर उसमें कह रहा है कि एक छूट वो देगा जिसमें, मतलब 2 खरीदेंगे, मतलब आप 2 शर्ट खरीद लीजिए 1 मुफ्त पा लीजिए। ठीक, तो हमको बताना है कि दोनों के मतलब उसमें जो लाभ हो रहा है उसमें अंतर क्या है। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक शर्ट खरीदा, ठीक है, मान लीजिए एक शर्ट 100 रुपये की है। पहले तो 100 रुपये पे कितने % का डिस्काउंट देगा, 30% का, तब वो कितना बन जाएगा, 70%। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये कोई शर्ट है, अगर 30% का हम उस पर डिस्काउंट दें, कितने रुपए की बनेगी, 70 रुपये की। और फिर अगर हम उसमें 20% का और डिस्काउंट दें तो मेरे भाई 70% का 20% कितना होता है, 14। ठीक है, 14, तो इसमें से घटाएंगे, अब कितना आएगा, 56। मतलब वो शर्ट हमें जो है, एक जब हमें 2 क्रमिक छूट देगा 30% और 20% की, तो कितने रुपए की पड़ेगी, पहले 100 रुपये की थी, अब कितने की पड़ेगी, 56 रुपये की। अगर डायरेक्ट सोच लीजिए, अगर डायरेक्ट 50% की छूट देता तो 50 रुपये का मिलता, लेकिन वो क्या किया, 30% और 20% 2 क्रमिक छूट दिया, तो आपको 56% का डिस्काउंट दिया, मतलब 6% तब भी लाभ कमाया। ऐसे तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए हमें दे रखा है कि 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए। मान लीजिए शर्ट का दाम कितने का है, 100 रुपये की है, अभी तो यहाँ बताया है 100 रुपये का, तो यहाँ पे भी हम 100 रुपये ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 खरीदना है, मतलब 100 रुपये की 2 शर्ट खरीदेंगे तो हमें कितने की पड़ेगी, 200 रुपये की, और 1 मुफ्त मिल जाएगी। मतलब अब हमें कुल मिला के जो है 3 शर्ट जो है 200 रुपये में मिल रही है। ठीक, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अब हमें 3 शर्ट जो है, मतलब 200, क्या कहते हैं, 3 शर्ट 200 रुपये में मिल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको लाभ कितने का हो रहा है। जो शर्ट हमें यहाँ पे 200 में मिलती, मतलब जो शर्ट हमें 300 में मिलती है, अगर हम 3 शर्ट खरीदे 100 रुपये की, वो शर्ट हमें 300 रुपये का पड़ जाता है, लेकिन अब हमें कितने का पड़ रहा है, 100, मतलब कम, 100 रुपया कम, मतलब 200 का ही पड़ रहा है, मतलब 100 रुपया कम। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, 100/3 का लाभ हो रहा है। यूं कह लीजिए कि 100/3 रुपये का लाभ हो रहा है। या फिर अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट, आप यहाँ पे 200 रुपया है, 200 रुपये में कितनी शर्ट पड़ी, 3,
तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लीजिए 3 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 3×6 = 18, 3×6 = 18, ऐसे 66.66 रुपए की एक शर्ट पड़ेगी। तो इस पे लाभ कितने का होगा मेरे भाई, 33.33 रुपए का लाभ होगा। इसे ही हम लोग 100/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें लाभ कितने का हुआ, 100/3 का, ठीक। ये चीज आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पे देखिए हमें उसे कितने का डिस्काउंट दिया, मतलब यहाँ पे कितने का, 100 में से जब 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 44। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है कि, ठीक है, मतलब 100/3 और 44 का अंतर हमसे पूछा है। आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, दिया है एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो योजनाएं अर्थात या तो 30% और 20% की क्रमिक छूट या दो खरीदे एक मुफ्त पाए लाया है। इन दोनों योजनाओं में दी गई कुल वास्तविक प्रतिशत छूट में धनात्मक अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे कितना छूट हमको मिला, 44% का, क्योंकि ये 56 रुपए की पड़ी थी, छूट कितना हुआ, 44%। यहाँ पे छूट कितना हुआ, पड़ी थी 66 रुपए की, छूट कितने का हुआ, 33.33 या फिर 100/3 कह लीजिए। हमको इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है तो हम निकाल लेते हैं, क्या, 44 माइनस 100/3। तो इसे जब करेंगे तो 3×4 = 12, 3×4 = 13 माइनस 100/3, ये फिर आ जाएगा 32/3, और 3×10 = 30, मतलब 10 सही 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का आ गया, 10 सही 2/3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था, मतलब ये फंसाने वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़े रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो भाई जाकर एक से एग्जाम में फंसेंगे, 5-5 मिनट लगाएंगे, आएगा भी नहीं आंसर। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है क्या कह रहा है, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत 8 रन की वृद्धि हुई। यदि नया औसत 28 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन जो है अगर आप चाहेंगे तो बहुत कठिन बन जाएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया है, यदि नया औसत 28 है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10वीं पारी खेलने के बाद प्रति पारी 8 रन औसत में 8 रन की वृद्धि हुई है, प्रति पारी वृद्धि हुई है 8 रन की। तो अगर नया औसत 28 का हो गया है, कितनी वृद्धि के साथ, 28 का, तो पुराना औसत कितना होगा भाई, नया औसत यहाँ पे जो नया औसत है ये कितना बन रहा है, 28, और इसमें कितनी वृद्धि हुई है तब ये 28 बना, 8 की। तो पुराना औसत कितना रहा होगा, पुराना औसत कितना रहा होगा, आप लोग कह देंगे कि जी सर इसमें 8 घटा दीजिए 20। ये चीज समझने वाला, अगर ये चीज समझ जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है यक्स का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये कितनी पारी में बनाया है, 10 पारी में, तो टोटल कुल कितना रन हुआ इसका, 10 पारियों में 280 रन। ये कितनी पारियों में बनाया है, मतलब जो पुराना वाला औसत 9 पारियों का था, तो कितना रन बनाया रहा था पूरा पहले, 180 रन। तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 रन। मतलब 10वीं पारी में देखिए 9 पारी में 180 रन बनाया, 10 पारी में 280 रन बनाया, तो 10वीं पारी में कितना बनाया, आप कहेंगे 100 रन बनाया है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि 10वीं पारी में कितना रन बनाया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रन, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिकल वाला था इसीलिए हम इसमें इसको भी रख लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पे बस ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें और इसमें कितने का अंतर है, आप कहेंगे 0.5 का। यहाँ पे देखिए इसमें इसमें कितने का अंतर, आप कहेंगे 0.4 का। इसमें देखेंगे तो 0.3 का, इसमें देखेंगे 0.2 का, इसके आगे करेंगे तो 0.1 का अंतर आएगा। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 0.5। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था।
थोड़ा मैथमेटिकल वाला था, इसीलिए हम इसमें इसको रख दिए थे। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल जो है ये क्या दिया है, 62 और 30 का लघुत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर किए कितना आया आपका आंसर, क्योंकि भाई एलसीएम एलसीएफ का क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप हमसे टेलीग्राम में बता सकते हैं सर हमको नहीं आता है, तो हम पूरा चैप्टर उसको बढ़िया पढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आप लोग बचपन से ही पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप क्रमशः 42 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, 14 रूट 55, 56 रूट 110, 28 रूट 55, 112 रूट 110। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दिया है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, हमें यहाँ पे तीनों भुजाओं की माप दे रखा है, क्या क्या है, 36, 34, 42। ये मान लीजिए कितना है 42, ये 36 और ये 34 ये दे रखा है। तो अगर हमें किन्हीं भुजाओं की माप केवल पता हो, मान लीजिए ये भुजा ए बी सी है, ए बी सी कुछ भी आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं हम लोग, हीरोन फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए हीरोन फार्मूला का यूज किया जाता है। अगर हमें केवल भुजा पता हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो हीरोन फार्मूला हम लोग से लगाते हैं। हीरोन फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फार्मूले से जो है हम इजिली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी सी हो जो है भुजा की लंबाई है, लेकिन एस क्या होता है यहाँ पे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब आधा कर दीजिए। ठीक है, परिमाप का आधा। तो यहाँ पे देखिए एस बराबर जब हम निकालेंगे तो 34 प्लस 42 प्लस 36 बटे क्या करेंगे 2, इन सबको जोड़िए, 4 2 6, 6 6 12 और 4 3 7, 7 3 10, 1 11 बटे हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। इसका मतलब अर्ध परिमाप कितना आ चुका है 56। तो अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, अंडर रूट एस की जगह क्या रखेंगे 56, और एस माइनस ए जब करेंगे हम लोग, देखिए एस माइनस ए, आप 56 में से क्या कर दीजिए 36 घटा दीजिए तो कितना आएगा 20। इसी तरीके से एस माइनस बी जब करेंगे, 56 में से 34 घटाएंगे, 56 में से अपन लोग 34 घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, क्या आ गया 22। इसी तरीके से एस माइनस सी करेंगे, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे 56 में से 42 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका निकालना है वर्गमूल। तो जितना से जितना हो सकता है बाहर निकालना, जो भी निकाल सकता है यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो 56 को हम लोग लिख सकते हैं 14 चौको 56। ठीक, तो 14 गुणे 4 लिख सकते हैं, गुणे 20 को भी हम लोग 5 चौक 20 लिख सकते हैं, 22 को 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तोड़ने का मतलब ये होता है, अब हमको पता चल जाएगा क्या क्या बाहर निकालना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो इसे हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पे भी 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे भी 2 और 2 है तो 1 2 आ जाएगा बाहर। ये इतना तो आ चुका है। अब देखिए और किसी को हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, बचेगा क्या अंदर 14 गुणे 5 और गुणे 11 गुणे 3, ये हमारे पास अब बच रहा है। इनमें से अगर किसी का गुणनखंड हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आंसर जो आया 14 रूट 55, 56 रूट 110। तो इसी में से हमको और करके और गुणनखंड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कुल मिला के यहाँ पे हीरोन सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं
या फिर हो सकता है यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग भी उसको देखकर सही कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, 4 2 6, 6 6 12 और 4 3 7, 7 3 10, 1 11 और जब इसे काटेंगे 2 5 6 10, 2 6 12, ये सही है। आगे देखते हैं, एस की जगह हम लोग रख दिए हैं 56, एस माइनस ए, 56 में से 36 घटाएंगे तो 20 ही बचेगा, ये सही है। इसके बाद एस माइनस बी, 56 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, ये भी सही है। और 56 यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 4 गए 1, अरे भाई यहाँ पे 14 बच रहा था। ठीक है, हम लोग क्या लिख दिए थे, 6 कैसे लिख दिए थे यार। ठीक, तो यहाँ पे हमको 14 लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या, 14, और इसे भी फिर से लिखते हैं अभी हम लोग। अबे 6 की जगह हमको क्या करना है, 14 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 की जगह हम लोग लिख देंगे 14। ठीक, अब इसका फिर से करते हैं अंडर रूट, ये हो जाएगा 14 चौको 56, यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ पे 11 गुणे 2 रहने दीजिए इसको करने को, और 22 और गुणे 14। अब देखिए 14 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 बार 14 है तो एक बार निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, इसका मतलब आ जाएगा 28। अब देखिए यहाँ पे 28 क्या है, 55 बच रहा है। ठीक, और कहीं भी कुछ बच रहा नहीं, तो यही कर लेते हैं, क्योंकि 22 25 110 और 14 चौको 56। यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, 14 22 14। ठीक है, तो ये तो दोनों निकल गया, 22 25 110 बचेगा यहाँ पे यार। ठीक है, तो कुल मिला के यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यहाँ पे चाहे मिल रहा हो या नहीं मिल रहा, उससे मतलब हमें नहीं है। अपने चलते हैं अगले सवाल पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो है, दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5 कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10 बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इजी आपका जो है आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हमें दे रखा है दो संख्याओं का योग जो है 205 है। मतलब अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है तो इन दोनों का योग कितना है, 205 है। ठीक, कह रहा है इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दीजिए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्याएं बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर हम मान लीजिए x में से 5% कम कर दें तो ये कितना बचेगा, 95%। x का कितना बचेगा, 95%। ठीक, और हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या 10% बढ़ा दे तो परिणामी जो होता है दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। मतलब दूसरी मतलब y में से हम 10% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 110% y का। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए हैं, बराबर अब हो गए हैं। अब इसी से हमको ज्ञात करना है, तो देखिए ये तो इससे हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटेंगे जब 5 से कटेगा 5 19 बार जाएगा, और ये 5 कितनी बार, 22 बार। ठीक, तो इतना आ गया 19x बराबर 22y। अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग, x का मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, चाहे चाहे जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ से x बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ से x बराबर 205 माइनस y कर लेते हैं। ठीक, तो 19 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 205 माइनस y बराबर 22y। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 19 पच्चे 95 और 9 यहाँ पे सीधे आएगा, 19 दूना में 38 माइनस 19y बराबर 22y। अब इसे जोड़ेंगे इधर ले जाकर तो कितना बन जाएगा, ये 9 2 11 और 2 1 3 1 4, 41y बराबर 3895।
अब इसे भाग करके हमें हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए भाग करते हैं। 3895 तो चलिए भाग करते हैं। 3895 भागे कितना 41। तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार हमको लगता है जाना चाहिए। 9 चौक, हाँ 9 बार जाएगा। 9 1 9, 9 9 चौक 36। ये 9 से 9 कट गया 0, 8 में से 6 गए 2, बचा यहाँ पे 5। तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 1 5, 5 चौक 20, ये कट जाएगा। तो कितना आया y का मान 95। तो हमें y बराबर पता चल चुका है कितना है 95 है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे रख दीजिए, देखिए 19, या फिर यहीं पे घटा लेते हैं इसको। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 205 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 205 माइनस 95। तो 10, 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे कितना बच गया 20 में से 9 गए 11, मिला के कितना आ गया 110। हमसे क्या पूछा, दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या तो 95 ही है, जो कि y बराबर आया। y बराबर कितना आया 95। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 95 हमारा राइट आंसर। ठीक, तो कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।